यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। तुम्हारी आंखों में मौत का डर देखकर बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे। मेरी जीत तुम्हें अब खत्म करने में नहीं बल्कि तुम्हारे सामने हमेशा मुस्कुरा कर खड़े होने में है। अभय गर्व भरी मुस्कान के साथ हर्षित लाला को बोला। हर्षित लाला को छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि वो लोटस गैंग का बॉस था और अगर वो मित्तल परिवार के खिलाफ खड़ा होकर अभय का साथ देगा तो आने वाले वक्त में अभय को उससे बहुत फायदा होगा। अभय के साथ खड़ी जोरा दांत पीसते हुए बोली, अभय, ये आदमी बहुत चालाक है, इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते तुम। उद्धरण चिन्ह। ठीक उसी वक्त अभय ने हर्षित लाला के सिर पर इतनी जबरदस्त किक मारी कि वो पलक झपकते ही बेहोश हो गया। उसके बाद अभय ने माधवन की तरफ अपनी निगाहें की और फिर सीरियस होकर बोला, माधवन, हर्षित लाला को कुछ दिनों के लिए अपने कैंप में रखो। जब मुझे इसकी जरूरत होगी मैं इसे ले जाऊंगा, और हाँ, इसे बख्तावर से दूर रखना। बख्तावर जैसे आदमी पैसे के लालच में इसे छुड़वा सकते हैं। माधवन ने अभय से मना नहीं किया। उसने अभय की बात समझी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन ये हर्षित लाला मेरे कैंप से दूर नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। अभय ने फिर लंबी सी सांस ली, अपना सेल फोन निकालकर अंकित को फोन किया और लड़ाई में जो भी हुआ उसे सब बता दिया। आधे घंटे बाद पूरे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में माको की आवाज गूंज उठी, भाइयों, बघीरा मेरे हाथों मारा गया है। आज से मैं माको नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का किंग बन गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। माको इस जीत से बहुत ज्यादा खुश था। उसने पहली बार जीत का फल चखा था। माको के अनाउंसमेंट के बाद अब कई लोग ये भी सोचने लगे थे कि माको एक सुपर फाइटर है। बहुत सारे लोग उससे डरने भी लगे थे और बहुत से लोग उसके साथ अपना नाम भी जोड़ना चाहते थे। इसी दौरान माको अंकित और विराट के साथ कार में बैठकर बघीरा के मैंशन की तरफ निकल पड़ा। गाड़ी के अंदर माको बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी 3 साल के बच्चे को उसका मनचाहा खिलौना मिल गया हो। उसने जल्दी से अपनी दारू की बोतल निकाली और एक्साइटेड होकर बोला, आज मैं पूरी बोतल खत्म करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसको देखकर अंकित मजाकिया अंदाज में बोला, अरे भाई, मैंशन जाने से पहले हॉस्पिटल जाने का प्लान है क्या? ये सुनकर माको को थोड़ा से बुरा लगा। उसने जल्दी से बोतल अंदर रख दी और सड़क की तरफ देखने लगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद माको मैंशन पहुंच गया था। मैंशन को देखकर माको एक्साइटेड होकर बोला, कितना सुंदर है ये, अब से ये मेरा है और मैं यहाँ का राजा हूँ। उद्धरण चिन्ह। गाड़ी जैसे ही रुकी, माको जल्दी से बाहर निकला और मैंशन की तरफ चला गया। माको के एक्साइटमेंट को देखकर अंकित और विराट के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। यहीं दूसरी तरफ मिहिका, जो जमीन पर बैठी हुई थी, उसके पूरे कपड़े पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उसने अपने हाथों से अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था और उसके बाद भी उसके चेहरे पर किस भी तरह का पछतावा नहीं था। जिंदगी और मौत के इस खेल में आखिर हम जीत ही गए। शुभम हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। उसने फिर अचानक से अपनी बंदूक से आसामन की तरफ फायरिंग की और फिर ऊपर देखते हुए बोला, आज वरुण मेरे भाई तुम होते तो ये नज़ारा देखकर खुशी से झूम उठते, तुम बहुत याद आ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। वरुण का नाम सुनकर मिहिका और विनी के चेहरे भी उदासी से भर गए। उन्हें वरुण के साथ बिताए अपने लम्हे याद आने लगे थे। तीनों एकदम शांत थे और वो आसमान की तरफ देखने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वरुण उन्हें ऊपर से देखकर बहुत सारे किसेस भेज रहा हो। दूसरी ओर हेलेना और क्रिस्टीन ये सब कुछ आंखों से देख रहे थे। जो भी हुआ उन्होंने सब देखा। जैसा हमने सोचा था वही हुआ। क्रिस्टीन मुस्कुराते हुए बोली। ये कहने के बाद ना जाने क्रिस्टीन के दिमाग में क्या आया, उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। अचानक से उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उदासी से भर गया।
उसको देखकर हेलेना अपना कंसर्न दिखाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ क्रिस्टीन, सब ठीक है ना, क्या सोचने लगी तुम? ये सभी लोग सिन सिटी छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि इनका मिशन पूरा हो गया है। क्रिस्टीन धीमी आवाज में बोली। क्रिस्टीन की बात सुनने के बाद हेलेना चुप हो गई। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उस वक्त वो क्रिस्टीन को क्या जवाब दे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो भी अभय को पसंद करती थी और उसे भी क्रिस्टीन की बात सुनकर बुरा लगने लगा था। दूसरी तरफ रुबीना की आंखों ने जो भी देखा था वो किसी सपने से कम नहीं था। वो बहुत ज्यादा खुश थी। ठीक उसी वक्त उधर कनिष्का दौड़ते हुए आए और हाफती हुई आवाज में बोली, आपने देखा क्या हुआ उन सब ने? इससे पहले कनिष्का कुछ और बोलती, उसे रुबीना ने बीच में रोक दिया और वो एक्साइटेड होकर बोली, जल्दी जाओ कनिष्का, अपना और मेरा सामान पैक करो, हम कुछ दिनों में हम इस शहर को छोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कनिष्का के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। उसने रुबीना को खुशी के मारे गले लगा लिया। जैसे ही कनिष्का ने रुबीना को गले लगाया, रुबीना थोड़ी सी इमोशनल हो गई। उसके आंखों से खुशी के आंसू गिर पड़े। जहां पर अभय ने सबसे लड़ाई की थी, उधर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। उनको देखकर अभय दुखी मन से आसमान की तरफ देखकर बोला, लोगों को मारकर अपना बदला लेकर हम इंसान की जिंदगी की कीमत नहीं चुका सकते, उसे वापस नहीं ला सकते। क्यों बनते हैं लोग दुश्मन? क्यों होती है लड़ाइयाँ? क्यों उठानी पड़ती है बंदूकें और तलवारें? आज मैं जीत तो गया हूं, लेकिन मैं अनगिनत मौत का कर्ज लेकर कहां तक भागूंगा? अभय को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भगवान से सवाल कर रहा था कि क्यों उसे ऐसी जिंदगी मिली जिसमें उसे लोगों की जान लेनी पड़ती है। वो हद से ज्यादा दुखी था। उसके प्रोफेशन में उसे मारने की ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन दिल से अभय किसी को चोट पहुंचाना ही नहीं चाहता। जोरा जो उसके बगल में बैठी थी, उसने अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभय, बुराई की अपनी रातें होती है और अच्छाई के अपने दिन। याद रखो, हम जिससे लड़ते हैं वो इसलिए हमारे हाथों मरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी का अच्छा नहीं चाहा। इतिहास के पन्ने उन लोगों की कहानियों से भरते हैं जो अच्छा करते हैं, उन लोगों की नहीं जो किसी का बुरा करते हैं। ये कहते ही जोरा उठ गई और अभय को सैल्यूट करते हुए बोली, अभय, हर उस चीज के लिए जो जीवित है। जोरा को देखकर अभय ने भी सैल्यूट किया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। ठीक उसी वक्त अभय को बहुत सारे कदमों की आवाजें सुनाई दी। अभय ने जब अपना सिर हिलाया तो उसने देखा कि उसके पास अंकित, शुभम, मिहिका और विनी आ रहे थे। जब चारों अभय और जोरा के पास पहुंचे, तभी शुभम अभय की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब जो कि हमारे शेर ने खून चख ही लिया है तो अब आएगा मजा सबका शिकार करने में। आज की लड़ाई से सबको मालूम पड़ गया है कि जंगल का शेर वापस आ चुका है, हमारा अभय वापस आ गया है। ये सुनकर अभय ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा वो सीरियस होकर बोला, तुम सब मेरी वजह से नाइट फाइटर एजेंसी के दुश्मन बनने जा रहे हो। मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, मैं अकेले सब संभाल लूंगा। अभय की बात सुनकर वो सभी चुप हो गए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अंकित मजाकिया अंदाज में बोला, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? उसी वक्त जोरा ने चिढ़ते हुए कहा, अभय, दोबारा ये बात मत बोलना, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने 3 साल पहले नाइट फाइटर एजेंसी छोड़ दी थी और अब मेरा कोई इरादा नहीं है उधर वापस जाने का। बॉस, शुभम मुस्कुराते हुए बोला, आप जहां जाओगे हमको ही पाओगे, हम आपको नहीं छोड़ने वाले, याद रखना आप। हम एक साथ थे और हम एक साथ रहेंगे। अंकित और विनी मिलकर बोले। मेहिका सबकी बातें सुन रही थी और वो शांत थी। जब सब ने अपने दिल की बात बोल ली तब मेहिका अभय की आंखों में आंखें डालकर बोली, अभय, हमने एक साथ मिलकर हजारों लड़ाइयां लड़ी हैं। हम टीम नहीं, हम एक परिवार हैं। हम सब ने एक साथ मिलकर हर हारी हुई बाजी जीती है। वी आर नॉट लीविंग यू अलोन। हम जीतेंगे भी एक साथ और हम हारेंगे भी एक साथ। उद्धरण चिन्ह। सबकी बातें सुनकर अभय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो गर्व के साथ बोला, मेरे दिल की आखिरी धड़कन भी तुम सबके नाम है मेरे दोस्तों। हम सब एकजुट होकर जीत की धुन बनाएंगे, एक ऐसी धुन जो हमारे जीत के नाम से चारों तरफ गूंजेगी। उद्धरण चिन्ह।
इन सब बातों ने सबके दिल और दिमाग को शांत कर दिया था। उसके बाद सभी लोग घर के लिए निकल गए थे। अभय और उसके साथी जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उधर पहले से ही क्रिस्टीन, हेलेना, रॉबर्ट डिसूजा और एक और आदमी बैठा हुआ था। अभय और उसके साथियों को देखते ही रॉबर्ट डिसूजा जल्दी से उठ खड़ा हुआ। पहली बार जब वो अभय से मिले थे और आज जिस तरीके से उन्होंने अभय को देखा, दोनों मुलाकातों में जमीन आसमान का फर्क था। रॉबर्ट डिसूजा को देखकर अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आप यहाँ पर आए हैं, कोई बात है क्या? रॉबर्ट डिसूजा सीरियस होकर बोले, मैं चाहता हूं कि आप मेरे आदमियों को अपने फाइटर्स पैराडाइज ग्रुप में शामिल कर लें। उद्धरण चिन्ह, आपके पास कितने आदमी है? अभय ने झट से पूछा। हमारे पास 451 आदमी हैं, जिनमें से 12 बेस्ट फाइटर्स हैं। मैं अपने साथ क्रिस्टीन के पापा अपोलो को भी लेकर आया हूं, जिनकी सिन सिटी के बेस्ट फाइटर्स में 19th रैंकिंग है। उद्धरण चिन्ह, अभय ने अपना सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, आप माको के पास जाकर इसके बारे में बात कर सकते हैं या मैं उससे मिलकर इसके बारे में बताऊंगा। जैसा आपको सही लगे, रॉबर्ट डिसूजा ने जल्दी से कहा और उसके बाद वो सबके साथ वहां से चले गए। सभी के चले जाने के बाद सागर अभय के पास भागते हुए आया और उसे गले लगाकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हम अब मुंबई वापस जा सकते हैं? अभय हामी भरते हुए बोला, हाँ, हम मुंबई जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक काम निपटाना है। सागर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। जाहिर सी बात थी, उसे ये शहर पसंद नहीं था और वो जल्दी से जल्दी इसे छोड़कर जाना चाहता था। वो एक नॉर्मल लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। काम पर आना जाना, मॉल्स में शॉपिंग करना, मूवीज देखना, ये उसकी आदतें बन गई थी, लेकिन सिन सिटी में वो कुछ भी नहीं कर पाता था। वो वापस जाने के लिए एक्साइटेड था। अचानक से सागर ने पूछा, हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? हम वहां शिप से जाएंगे और हमें उधर पहुंचने में लगभग 10 दिन लगेंगे। अभय सीरियस होकर बोला। साथ में खड़े जोगेश और लीलावती भी बहुत खुश थे। तभी लीलावती बड़ी सी मुस्कान के साथ अभय से पूछती है, क्या हम भी तुम्हारे साथ मुंबई चल सकते हैं? अभय ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, आप लोग भी चलोगे, आप वहां मेरी देखभाल कर सकते हैं। जब मैं अपना काम खत्म करके आऊंगा तो हम चलेंगे। ठीक है, ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जोगेश एक्साइटेड होकर बोला। इन सब के बाद अभय अपने कमरे में चला गया। वो कुछ देर के लिए चुपचाप बस लेटा रहा। अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से उठा और जैसे ही बालकनी की तरफ गया तो उसने देखा कि नीचे बाबा बिंदास और उसकी पोती सावित्री खड़े थे। बाबा बिंदास ने अभय की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाया और उसे इशारा करते हुए बोले, क्या तुम नीचे आ सकते हो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अभय हल्के से मुस्कुराया और बालकनी से नीचे कूद गया। उसके बाद वो बाबा बिंदास के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम आज मेरी किस्मत का फैसला तो नहीं करने आए हो? बाबा बिंदास के बगल में सावित्री खड़ी थी। वो प्यार भरी नजरों से सिर्फ अभय को देख रही थी। मुझे आज तुम्हारी किस्मत का नहीं बल्कि अपनी पोती की किस्मत का फैसला करना है, बाबा बिंदास सीरियस होकर बोले। ये सुनकर अभय को थोड़ा अजीब लगा। इससे पहले वो कुछ भी बोलता, बाबा बिंदास दोबारा बोले, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? अभय ने सोचते हुए पूछा। मैंने सुना है कि तुम लोग शहर छोड़कर जाने वाले हो। अच्छा है, कम से कम इस पिंजरे से तुम आजाद तो हो जाओगे, बाबा बिंदास ने कहा। ये सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, इस आज़ादी के लिए बहुत मेहनत की है हमने। आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत की जाती है। इसको पाने के लिए हमें हमारे दिल की हर धड़कन और हमारी हर सांस को इसके नाम करना पड़ता है। लगातार मेहनत और डिटर्मिनेशन का नाम है आज़ादी। खैर छोड़ो, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए बताओ। क्या तुम मेरी पोती को वही आज़ादी दिला सकते हैं जो तुम्हें अभी महसूस हो रही है? क्या आप इसे अपने साथ बाहर ले जा सकते हो? अगर तुम हाँ बोलते हो तो मैं इसके बदले तुम्हें एक बात बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा।
बाबा बिंदास ने उम्मीद से भरी आवाज में कहा। अभय के लिए सावित्री को बाहर ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने इस बार हजारों लोगों को बाहर निकालने की प्लानिंग की थी। एक और उसके साथ बाहर चला जाएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस बात ने अभय को हैरान किया था, वो ये थी कि बाबा बिंदास ने सिर्फ सावित्री को बाहर ले जाने की बात की थी, वो खुद नहीं जाना चाहते थे। क्या तुम सिंध सिटी से बाहर नहीं जाना चाहते? अभय ने हैरानी के साथ पूछा। हाँ, बाबा बिंदास जोर से हंसते हुए बोले, इस शहर में मेरा दिल लगने लगा है। मैं बाहर नहीं जाना चाहता और अब मेरे में बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं है। अभय हैरान था, उसने पहली बार ऐसा आदमी देखा था जो सिंध सिटी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। बाबा बिंदास फिर से मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या तुम सावित्री को बाहर ले जाओगे? मैं चाहता हूं कि मेरी पोती भी कॉलेज जाए, अच्छी जॉब ढूंढे और तुमसे शादी कर ले, और अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो इसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। ये सुनकर अभय चिढ़ते हुए बोला, मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ। सावित्री एक बच्ची है और मैं इससे शादी कभी नहीं करूंगा, और हाँ, इसे मैं बाहर ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक उसी वक्त सावित्री थोड़ा सा इमोशनल होते हुए बोली, दादाजी आप भी हमारे साथ चलो, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। बाबा बिंदास ने सावित्री की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, सावित्री अपने दादाजी की बात सुनो, हम भविष्य में जरूर मिलेंगे। तुम बाहर जाओ, एक नई जिंदगी जियो, खुद को समझो, दुनिया को समझो, समझी? ये सुनकर सावित्री ने दोबारा कुछ नहीं कहा। तभी अचानक से अभय ने बाबा बिंदास से सीरियस होकर पूछा, अच्छा तुम मुझे कुछ बताने वाले थे, क्या बात है वो जिसको सुनकर मेरी जिंदगी बदल जाएगी? अभय की ये बात सुनकर बाबा बिंदास का चेहरा सीरियस हो गया। वो सावित्री की तरफ देखकर बोले, बेटी तुम अंदर जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। जैसे ही सावित्री घर की तरफ चली गई, बाबा बिंदास अभय की आंखों में आंखें डालकर बोले, तुम्हें डॉक्टर सुजीत घोष के बारे में तो पता ही होगा। उद्धरण चिन्ह। सुजीत घोष का ना सुनकर अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चौंकते हुए बोला, हाँ मुझे पता है उनके बारे में, लेकिन तुम्हें उनके बारे में कैसे पता, और वो तो तुम्हें कैसे मालूम है डॉक्टर सुजीत घोष के बारे में? अभय हैरानी के साथ बोला। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाबा बिंदास, जो लोगों की किस्मत के बारे में झूठ बोलता था, वो आज एक ऐसे आदमी का नाम ले रहा था जिसे सिर्फ नाइट फाइटर्स या फिर दुनिया भर के गैंगस्टर जानते थे। वो एक लेजेंड साइंटिस्ट था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बाबा बिंदास अभय की शक्ल को देखकर बोला, अरे तुम तो शॉक्ड हो गए, मैंने कहीं बॉम्ब तो नहीं फोड़ दिया तुम्हारे ऊपर? अभय खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में बोला, सच कहा तुमने, तुम्हारी बात से मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं सब कुछ भूला बैठा। कुछ पल के लिए डॉक्टर सुजीत घोष मेरे आसपास घूमने लगे थे। वो दिन भी दूर नहीं जब सुजीत घोष तुम्हारे आसपास घूमे। अभय मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि सुजीत घोष जिंदा है, वो कभी मरे ही नहीं थे। बाबा बिंदास ने सीरियस होकर कहा। बाबा बिंदास की इस बात ने अभय की आंखें बड़ी कर दी थीं। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आदमी सोते हुए सपना देख रहा हो कि वो खाई से गिर गया है। अभय एकदम घबरा चुका था। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। सुजीत घोष, जिसे नाइट फाइट एजेंसी के लोग एक लेजेंडरी साइंटिस्ट समझते थे क्योंकि उन्होंने एजेंसी के लिए बहुत सारे नए नए तरीके के आविष्कार किए थे। वो पहले अमेरिका के बहुत ही बड़े रिसर्च सेंटर में काम किया करते थे, लेकिन बाद में वो उधर से रिजाइन लेकर नाइट फाइट एजेंसी के लिए काम करने लगे थे। बाद में जब सुजीत घोष का पूरे एजेंसी में नाम हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना दिमाग गलत चीजों को इन्वेंट करने में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने ड्रग्स से लेकर हर एक वो चीज बनानी शुरू कर दी जिससे दुनिया तबाह हो सके। सुजीत घोष दुनिया पर राज करना चाहते थे। इन सब बातों का पता जब सुधीर मलिक को लगा तो उन्होंने उसे खत्म करना चाहा और उसके लिए उसने अपने आदमी भी भेजे थे। इससे पहले सुधीर मलिक के आदमी पहुंचते, डॉक्टर घोष का लैब विस्फोट हो गया।
अंत में दुनिया को मिली सिर्फ सुजीत घोष की जली हुई बॉडी। क्या सुजीत घोष जिंदा है? अभय हैरानी के साथ बोला। बाबा बिंदास हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, हाँ वो जिंदा है। अभय ने लंबी सांस ली और फिर बोला, कहा, हमें किसकी लाश मिली थी? क्या लैब को धुआं करने वाला सुजीत घोष थे? हाँ, ये सब सुजीत घोष ने पहले से ही प्लान किया था। उन्हें जब मालूम पड़ा कि सुधीर मलिक उनको खत्म करना चाहते हैं तब वो अपने कदकाठी का आदमी मेंटल असाइलम से लेकर आए और उसे तब तक अपने साथ रखा जब तक उन्हें उसकी जरूरत थी। जिस दिन सुधीर मलिक के आदमी उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं उसी दिन सुजीत उस पागल को लैब में लाए और फिर चारों तरफ धमाके की आवाज गूंजी। बाब बिंदास धीमी आवाज में अभय को सारी बातें बता रहा था। ये सुनकर अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सही कहा था उन्होंने, सब कुछ इल्यूजन है इस दुनिया में। हम जो देखते हैं वो जरूरी नहीं हो और आज हम जिसे पागल समझते हैं वो कल अपना इतिहास बना सकता है। डॉक्टर सुजीत घोष इज वन ऑफ देम। जो दिखाया हमने वो देखा, वो पागल नहीं, जीनियस थे। इससे पहले बाबा बिंदास कुछ भी बोलते, अभय ने झट से बाबा बिंदास से शक भरी नजरों से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम सुजीत घोष के बारे में? कहीं तुम डॉक्टर सुजीत घोष तो नहीं? नहीं, मैं डॉक्टर घोष नहीं हूँ। बाबा बिंदास सीरियस होके बोले, लेकिन जब डॉक्टर घोष नाइट फाइटर एजेंसी में आए थे तब मैं उनका गार्ड था। मैंने ही डॉक्टर घोष के बारे में सुधीर मलिक को सब कुछ बताया था। ये सारी बातें सुनकर अभय को ऐसा महसूस हुआ कि वो नाइट फाइटर के इतिहास के समुद्र में एक गिलास पानी की तरह है। उसे हमेशा किसी न किसी मिशन में कोई ऐसी बात जरूर सुनने को मिलती थी जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होती। अभय धीमी आवाज में बोला, मैंने सुना था कि डॉक्टर घोष के जाने के बाद हर्मिट ने सबको धोखा देना शुरू किया था और उसने भी नाइट फाइटर एजेंसी छोड़ दी थी। कहीं वो डॉक्टर घोष के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है? हर्मिट शुरुआत से ही डॉक्टर घोष का फैन था और मुझे उम्मीद है कि हर्मिट को डॉक्टर घोष की डेथ के बारे में पहले से ही पता होगा। बाबा बिंदास सीरियस होकर बोले, वो कहाँ है? वो क्या कर रहे हैं? इसके बारे में कोई जानकारी है तुम्हें? अभय ने पूछा। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। हमारे आसपास भी हो सकते हैं, हमसे दूर भी हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं अभय। बाबा बिंदास धीमी आवाज में बोले। अभय को उस वक्त बाबा बिंदास की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। अभय को अच्छे से मालूम था कि डॉक्टर घोष एक बेहतरीन साइंटिस्ट होने के साथ साथ सुपर मार्शल आर्टिस्ट भी थे। उन्हें हराना खुद को नरक के दरवाजे पर लेकर जाना था। सुधीर मलिक के बाद आगे कोई इंसान बख्तावर का सामना कर सकता था तो वो सिर्फ डॉक्टर घोष थे। बाबा बिंदास दुखी मन से बोले, इस इंसिडेंट के बाद मुझे सिंध सिटी भेज दिया गया। उद्धरण चिन्ह। अभय ने पूछा, अच्छा तो सावित्री का जन्म इसी जगह पर हुआ है, वैसे उसके मम्मी पापा को क्या हुआ था? उसके मम्मी पापा? बाबा बिंदास गुस्से में बोले, किसी कुत्ते ने सावित्री को जन्म देकर मरने को छोड़ दिया था इस शहर में, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलने के बाद बाबा बिंदास ने अपने घर की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। जाने से पहले बस यही बोलूंगा कि अगर तुम्हें फैंटम फॉरेस्ट के अंदर हर्मिट और डॉक्टर घोष दिख गए तो खुद को बचाने के लिए जो कर सकते हो करना, क्योंकि तुम वार करने में चूक सकते हो, वो नहीं चूकेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर बाबा बिंदास अपने घर की तरफ चले गए। अभय भी वापस अपने घर लौट आया। तकरीबन 1 घंटे के बाद अभय जब खाना खाने सोफे से उठा, ठीक उसी वक्त वहां पर माको आ गया। उस वक्त माको के हाथ में दारू की बोतल थी और आज वो पहले से ज्यादा नशे में लग रहा था। वो लड़खड़ाते हुए अंदर आया और उसने जैसे ही टेबल पर रखे खाने की तरफ देखा, उसके जीभ से पानी आ गया। वो एक्साइटेड होकर बोला, क्या बात है, आते ही इतना टेस्टी खाना दिख गया, चलो एक साथ सब मिलकर खाते हैं। उद्धरण चिन्ह। माको की हालत देखकर जोरा उसके सामने खड़ी हो गई और अपने नाक में हाथ रखते हुए बोली, खाना खाने से पहले तुम नहा लो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। ये सुनकर माको ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया और बिना कुछ जवाब दिए नहाने के लिए निकल गया।
नहाने के बाद उसने अच्छे कपड़े पहने और फिर सबके साथ खाने के लिए बैठ गया। तो माँ को कैसा लग रहा है तुम्हें तुम्हारा नया घर, या सही बोलो तो तुम्हारा मैंशन? अभय ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। माँ को एक्साइटेड होकर बोला, मजा आ रहा है, मैं जो चाहता हूँ मुझे वो मिल जाता है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा क्या तुम्हारे पास कुछ एक्साइटिंग नहीं है बताने को? तुमने वहां के लोगों के लिए क्या किया, क्या सोचा, ये सब बताओ हमें। तुम अपनी अय्याशी का रिपोर्ट कार्ड क्यों दे रहे ही हमें? जोरा अजीब सा मून बनाते हुए बोली। माको ने अपना सिर हिलाया और फिर सीरियस होकर बोला, ठीक है, सब शुरुआत से बताता हूँ। खोए हुए परिवार के सारे लोग मिल गए हैं। जितने लोग कैदी थे उन्हें छोड़ दिया गया है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20,000 लोग रहते हैं। इससे ज्यादा अभी मेरे पास कुछ नहीं है बताने को। उद्धरण चिन्ह। माको की बात सुनने के बाद सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सब बहुत खुश थे। बहुत दिनों के बाद अभय ने सबके साथ बैठकर इतने सुकून से खाना खाया था। अचानक से किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। सबकी नजर जब दरवाजे की पड़ी तो उन्होंने देखा कि व्हाइट कोट पंत पहने एक आदमी, जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, वो अपने हाथों में बड़ा सा केक लिए खड़ा था। उसको देखकर शुभम धीमी आवाज में बोला, क्रिसमस तो दिसंबर में आता है, ये सांता क्लॉज सिन सिटी में इस वक्त क्या कर रहा है? ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। अभय उठा और सीधा उस आदमी के पास खड़ा होकर बोला, तुम बख्तावर के लिए काम करते हो, मैंने तुम्हें बहुत बार उसके साथ देखा है, बताओ क्या काम है? और ये हाथों में केक, क्या बात है? ये सुनकर बख्तावर का आदमी हल्की से मुस्कान के साथ बोला, आई मस्ट से अभय सर, यू हैव ए शार्प आइज। अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये शहर एक क्राइम सीन है, जिधर नजर डालोगे वहां चोर, क्रिमिनल, गैंगस्टर और फाइटर्स नजर आएंगे। यहाँ पर आंखें बंद हो तो अपराध हो जाता है। इसलिए मैं अपनी आंखें खुली रखकर सब देखता हूँ, सब में तुम भी आते हो। उद्धरण चिन्ह। उसी समय अभय को फोन आया। फोन उठाते ही उसे बख्तावर की आवाज आई, अभय, मजा आएगा तुम्हारी जीत देखकर। आज तुम्हारी जीत का सेलिब्रेशन हमारे घर होगा। अभी माधवन और रुबीना भी घर पर है मेरे, तुम भी आ जाओ। मोहित दत्ता को भी आना था लेकिन उसे आजकल बहुत मीटिंग्स अटेंड करनी होती है। यू नो व्हाट, तुम्हारे कंपटीशन के टाइम भी वो मीटिंग करने के लिए कहीं चला गया था। अभय चाहकर भी ना नहीं बोल पाया क्योंकि उस पार्टी में माधवन और रुबीना भी मौजूद थे। वो धीमी आवाज में बोला, ठीक है, मैं अपने सारे दोस्तों के साथ तुम्हारे मैंशन आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। सुपर्ब सुपर्ब, मेरा आदमी तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा है, उसके पीछे देखो, 2 गाड़ियां खड़ी है, उसमें बैठकर जल्दी से आ जाओ। बख्तावर ने ये बोलते ही फोन काट दिया। जैसे ही फोन काटा, अभय के सामने खड़ा बख्तावर का आदमी मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग जल्दी आ जाए, मैं आप सबका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते ही कोट पैंट पहने आदमी वहां से चला गया। अभय अंदर जाकर जब सबको ये बात बताता है, तभी माँ को गुस्से में खड़ा होकर बोला, मैं नहीं जाऊंगा पार्टी में। अभय ने माको को ज्यादा फोर्स न करते हुए उसे धीमी आवाज में बोला, ठीक है, तुम रेस्ट करो यहाँ घर पर, तुम्हारी वैसे भी बहुत ज्यादा हो गई है आज की। एक लीडर लड़खड़ा कर चलेगा तभी काम बनेगा, ऐसा सोचकर कभी लीडरशिप नहीं कर सकते तुम माको, इस बात का ध्यान रखना। अभय की ये बात सुनकर माको अपनी नशीली आंखों से अभय को देखने लगा और इससे पहले वो कुछ बोलता, नशे में बेहोश होकर गिर गया। उसके गिरते ही मेहका अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, माको, द किंग ऑफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट फेड्स अवे। सब हंसने लगे। तभी विराट धीमी आवाज में माको की तरफ देखकर बोला, तुम सब जाओ पार्टी में, आई विल स्टे विद माको। उद्धरण चिन्ह। विराट की बात पर हामी भरने के बाद सब अपने अपने कमरे में गए, तैयार हुए और बख्तावर के मैंशन के लिए निकल गए। अभय जब भी बख्तवार के मैंशन के अंदर एंटर करता था, उसे ऐसा लगता था कि वो किसी महाराजा के घर एंटर कर रहा हो। जल्द ही वो सभी बख्तावर के आलीशान मैंशन में पहुंचे। उनका वेलकम उधर खड़े नौकरों ने किया। उन सभी को एक साथ रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाया गया।
रेस्टोरेंट के अंदर घुसते ही अभय ने देखा कि बख्तावर के साथ रुबीना और माधवन अपनी आलीशान कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अभय और उसके साथी भी जल्दी से कुर्सियों पर बैठे और उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी बंदूकें भी निकाल ली। अभय की साथियों ने जब बंदूकें निकाली, तब रेस्टोरेंट के अंदर खड़े बख्तावर के सारे बॉडीगार्ड्स एक पल के लिए पीछे हो गए। बख्तवार भी उनकी इस हरकत को देखकर हैरान था। उसने खुद को संभाला और हल्की सी मुस्कान के साथ वाइन के ग्लास को उसकी तरफ दिखाते हुए बोला, काम डाउन अभय, यहाँ हम सेलिब्रेशन करने आए हैं, बैंग बैंग करने नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। सभी अभय को बहुत ध्यान से देख रहे थे। कुछ मिनट के बाद वहां पर बहुत सारे वेटर आने लगे। किसी के हाथ में बिरयानी थी, किसी के नूडल्स, कोई पिज्जा तो कोई कॉन्टिनेंटल अपने हाथों में लेकर आ रहे थे। सारे वेटर्स को देखकर शुभम अपनी जीभ को अंदर करते अंकित को फुसफुसाते हुए बोला, खमखा बंदूक निकाल ली थी यार, किसी को मारने से पहले पेट पूजा तो करना जरूरी है ना। दूर से मेरी नाक टेस्टी खाना सूंघ पा रही है, देखो। उद्धरण चिन्ह। ठीक उसी वक्त सभी वेटर्स ने सबको खाना देना शुरू किया। उसी समय बख्तावर अपनी कुर्सी से उठ गया और सबकी तरफ अपनी वाइन का ग्लास सबको दिखाते हुए बोला, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, अपने जीत की स्टोरी आज तुमने दोबारा लिख दिया अभय। उद्धरण चिन्ह। अभय को बख्तावर का नाटक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। बख्तावर उनमें से था जिसे किसी को फ्री का पानी पिलाने में कभी इंटरेस्ट नहीं था। अभय को मालूम था बख्तावर ने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि बख्तावर उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था, और दूसरा रीजन ये भी था कि उसे अच्छे से मालूम था कि अभय उसे खत्म करना चाहता है। उसी वक्त रुबीना ने भी अपना वाइन का ग्लास आगे किया और अभय को दिखाते हुए बोली, अभय, मैंने तुमसे मिलकर ये सीखा कि आज़ादी की मंजिल को पाने के लिए हाथों में बंधी बेड़ियां तोड़नी पड़ती है। तुम्हारे इस सफर को मैंने देखा, तुम्हें मैंने हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करते हुए देखा है। उद्धरण चिन्ह। अभय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अभय को अच्छा लगा, लेकिन उसने किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दिया। वो शांत मन के साथ अपनी कुर्सी से उठा, फिर सबकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैंने अपने हर दुश्मन के उस तरीके से कपड़े फाड़े हैं कि दर्जी भी सील नहीं पाते। मुझे सिन सिटी का एक्सपीरियंस हमेशा नया लगा है। इस बार क्राइम और फाइटर्स के बीच में जो हुआ वो हमेशा यादगार रहेगा। अब जाने से पहले मैं बख्तावर को दो बातें बताना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर अभय ने टेबल से अपनी बंदूक उठाई और फिर धीरे धीरे बड़े से डाइनिंग टेबल के चारों तरफ चलते हुए दोबारा बोला, सबसे पहली बात, मैं सिन सिटी से इस बार अकेले नहीं बल्कि 4000 लोगों को अपने साथ में लेकर जाऊंगा, और हाँ, मुझे इस सफर में जो भी रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर यही बात है तो मैं तुम्हारे लिए मुंबई से फैंटम फॉरेस्ट तक पहुंचने के लिए एक क्रूज करवा देता हूं। बख्तावर ने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा। अभय ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और ना की आवाज में बोला, मुझे अच्छे से मालूम है बख्तवार कि तुम मेरे लिए क्रूज करवा दोगे। दरअसल बात यह है कि मुझे तुम्हारे क्रूज चाहिए। मैंने सुना है तुमने रिसेंटली विंटेज हाउस और ओशंस होम के नाम पर 2 क्रूज खरीदे हैं, मुझे वो दोनों चाहिए अपने सफर के लिए। उद्धरण चिन्ह। अभय ने जिन 2 क्रूज शिप्स का नाम लिया था उसे बख्तावर ने 10,000 करोड़ में खरीदा था। बख्तावर हैरानी के साथ बोला, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता, उनकी कीमत तुम्हें पता भी है। अभय ने बख्तावर के माथे पर बंदूक रखी और बोला, जान की कीमत क्या है तुम्हें पता है बख्तावर, मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, इसका शुक्र मनाओ, मुझसे मना करोगे तो कुछ भी मनाने लायक नहीं बचोगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक उसी वक्त माधवन खड़ा हुआ और अभय से सवाल करते हुए बोला, अभय, तुमने मुंबई से फैंटम फॉरेस्ट तक के लिए तो प्लान बना लिया, लेकिन तुमने मुझे शिमला से मुंबई जाने का प्लान नहीं बताया। रुबीना झट से चौंकते हुए बोली, हाँ अभय, एक साथ 4000 लोग एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे तो हंगामा तो गारंटी है, तुम सब एक साथ शिमला से मुंबई कैसे जाओगे? यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए,
गाड़ी नंबर 200-2411 शिमला से चलकर चंडीगढ़ के रास्ते मुंबई को जाने वाली नाइट फाइटर एक्सप्रेस 3 दिनों में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी और वैसे भी मैंने बख्तावर को कहा था कि मैं उसे 2 बातें बताने वाला हूँ। अभय हल्की सी मुस्कान के साथ सबकी तरफ देखकर बोला। तो तुम्हारी दूसरी बात क्या है अभय? रुबीना हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। अभय ने बंदूक को नीचे रखा और बोला, मैं अच्छे से जानता हूं कि बख्तावर के लोगों की पहुंच रेलवे ऑफिशियल्स से लेकर हर उस आदमी पर है जो घर बैठे उसका सारा काम करा देता है। बख्तावर हमारी टीम के लिए शिमला से मुंबई के लिए 4 ट्रेन्स का इंतजाम करवाएगा। उद्धरण चिन्ह। अभय की ये बात सुनकर बख्तावर के पसीने छूटने शुरू हो गए। शुभम उसको देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वाह इसको ठंड में गर्मी लग रही है, इस हिसाब से तो ये गर्मी में जलकर राख हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बख्तावर धीमी आवाज में बोला, अभय पहले तुमने 2 क्रूज शिप मांगी, अब तुम 4 ट्रेन्स की बात कर रहे हो। इतना सब मैं कैसे करूंगा? तुम्हें पता भी है कि कितने लोगों को घूस देना पड़ता है। इससे पहले अभय कुछ भी बोला, माधवन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बख्तावर, अभय तुमसे जो मांग रहा है उसे दे दो। उद्धरण चिन्ह। माधवन की बात सुनकर बख्तावर कुछ भी नहीं बोला। वो शांत था। हमेशा की तरह आज भी बख्तावर कुछ बोला नहीं। उसके बाद अभय ने माधवन की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो माधवन? नहीं, मैं अभी तो नहीं चलूंगा, पर हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा। माधवन मुस्कुराते हुए बोला। उसके बाद अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे सब अपना खाना खाने लगे। उधर का माहौल, जो कुछ वक्त पहले जंग का मैदान था, अब शांत समुद्र बन चुका था। खाना खाने के वक्त अभय सिर्फ बख्तावर को देख रहा था। बख्तावर अभय को देखकर चिढ़ते हुए बोला, तू मुझे क्यों देखता है? खाना खाओ अपना, वैसे भी तुमको जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। अब क्या चाहते हो अभय? मैं अपना खाना बंद कर दूं? नहीं नहीं तुम खाओ, बस मुझे ये बता दो कि जब से मैं आया हूं शहर से इतने सारे बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं? तुम तो यहाँ के किंग हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है या इसके पीछे कौन से लोग हैं। अभय नूडल्स को खाते खाते बोला। अभय की बात सुनकर बख्तावर माथे पर हाथ रखते हुए बोला, अभय ये सिन सिटी है, यहाँ के कानून और कायदे मौत नहीं देखती, किसी का लापता होना नहीं देखती, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या बात कर रहे हो। इससे पहले अभय कोई भी सवाल करता, माधवन अभय की तरफ देखकर बोला, अभय तुम फिक्र मत करो, अगर इन सब में बख्तावर इन्वॉल्व होगा तो मैं तुम्हें इसके बारे में खुद बताऊंगा, अभी के लिए वी शुड ईट इन पीस। अभय समझ गया था कि माधवन इस बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं बोला। सबने अपना खाना खाया और घर के लिए निकलने लगे। अभय और रुबीना मैंशन के गेट की तरफ पैदल चल रहे थे। चलते चलते रुबीना हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं बहुत एक्साइटेड हूं अभय, तुम्हारी वजह से मैं एक नई जर्नी पर निकलूंगी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है रुबीना। अभय की ये बात सुनकर रुबीना की आंखें नम हो गई। उसने अभय को गले लगाया और वो कुछ भी नहीं बोली। ठीक उसी वक्त वहां पर अंकित आ गया और अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, बॉस अगर हक डे खत्म हो गया हो तो घर चले। उद्धरण चिन्ह। अंकित की बात सुनकर अभय और रुबीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुबीना को बाय बोलकर अभय घर के लिए निकल गया। घर पहुंचने से सिर्फ 10 मिनट पहले अभय को बख्तावर का फोन आया और उसने बताया कि रिसेंटली जो लड़की गायब हुई थी वो मिल चुकी है। अभय को हैरानी हुई कि इतनी जल्दी कैसे बख्तावर ने किसी को ढूंढ लिया। बहुत सवाल थे जिसके जवाब अभय को अभी भी नहीं मिले थे। देखते देखते कब घर आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। अभय के अंदर घुसते ही विराट बोला, क्या हुआ अभय पार्टी में? जो हमने सोचा था वही हुआ। बख्तावर को हमारी बात माननी थी और उसने हमारी बात मानी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अभय मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर विराट बोला, मजा आएगा अब मित्तल परिवार से की हुई हर गलती का बदला लेने में। उद्धरण चिन्ह।
यहीं दूसरी तरफ बख्तावर अपने सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी टेंशन सिगरेट के हर कश के साथ बढ़ती जा रही थी। अचानक से वहां पर एक अधेड़ उम्र की औरत और एक लड़की आई। उनको देखकर बख्तावर तुरंत खड़ा हो गया। बख्तावर के सामने निम्मी और उसकी मां शीतल थी। बख्तावर ने शीतल से कहा, वेलकम शीतल, वेलकम। मुझे माफ करना शीतल, हमने तुम्हारी बेटी को अपने पास रखा, वो भी तुम्हें बिना बताए। उद्धरण चिन्ह। बख्तावर को लगा कि शीतल गुस्सा करेगी, लेकिन उसने देखा कि वो मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बॉस, आपके साथ मेरी बेटी रहेगी तो ये बहुत कुछ सीखेगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इसमें। उद्धरण चिन्ह। अभय का शक सही था। ये बख्तावर ही था जिसकी वजह से शहर से लोग गायब हो रहे थे। दरअसल बख्तावर खुद की आर्मी को मजबूत करने के लिए शहर के सबसे स्ट्रोंग बच्चे उठवा लेता था। निम्मी भी उन लड़कियों में थी जिसमें अद्भुत ताकत थी। शीतल की बात सुनकर बख्तावर निम्मी की तरफ देखकर बोला, निम्मी तुम मेरी कार में जाकर बैठो, मैं कुछ देर में आता हूँ। बख्तावर की बात सुनकर निम्मी वहां से चली गई। उसके जाते ही बख्तावर ने शीतल से कहा, शीतल जी, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगी। आप तो जानती हो, हमें अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी आर्मी होगी उतनी ज्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। डोंट वरी बख्तावर सर, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये बोलकर शीतल वहां से जाने लगी। उसे बख्तावर ने भी नहीं रोका। उसके जाते ही बख्तावर का आदमी बख्तावर के पास आकर बोला, सर क्या हम इस औरत पर भरोसा कर सकते हैं? बख्तावर ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ शीतल पर नजर रखो और अपने हर आदमी को बोलो कि अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखे। इसके बारे में कोई किसी से भी नहीं बोलेगा। उद्धरण चिन्ह। बख्तावर के आदमी ने अपने बॉस की बात समझी और फिर वहां से निकल गया। इन सब बातों से अनजान अभय अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा था। अचानक से उसके कमरे का अलार्म बजा। वो उठ गया। उठने के बाद उसे मालूम पड़ा कि शुभम और अंकित माको के घर गए हैं। उन्हें उधर के आरामदायक गैदों पर सोना था। अभय ने जल्दी से खाना खाया, कुछ देर स्ट्रीट में जोगेश के साथ वॉक किया और फिर अंत में अपने कमरे में जाकर लेट गया। अभय चुपचाप अकेले बहुत सारी चीजें सोच रहा था। तकरीबन 11 बजे अभय के कमरे के अंदर मेहिका आई। उसके हाथों में तेल था। अंदर आते ही मेहिका अभय को बोली, तुम्हारे हेड में कुछ नसों को आराम की जरूरत है, मैं तुम्हारा हेड मसाज करने आई हूँ, यू विल फील गुड। ठीक है मेहिका, अच्छा है, मेरे दिमाग के तोते उड़ जाएंगे कुछ देर के लिए। अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। उसके बाद मसाज करते समय अचानक से मेहिका ने अभय से सवाल किया, अच्छा अभय, क्या तुमने अपने साथ चल रहे लोगों के लिए खाने पीने से लेकर उनके सारे खर्चे का हिसाब लगा लिया है? अभय, 4000 लोग तुम्हारे भरोसे चल रहे हैं, उन्हें तकलीफ होगी तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। ये सुनकर अभय धीमी आवाज में बोला, फिक्र करने की कोई बात नहीं है मेहिका, मैंने बख्तावर और माधवन से कह के सारा इंतजाम करवा दिया है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर प्रॉब्लम आई तो उसका सल्यूशन मेरे पास है। उद्धरण चिन्ह। अभय और मेहिका ने उसके बाद फैंटम फॉरेस्ट से लेकर सिन सिटी की पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस एक साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया। रात के जब 12 बजे तब मेहिका अभय के कमरे से गई और फिर उसके बाद अभय सो गया। अगली सुबह अभय बहुत देर तक सोता रहा। जागने के बाद जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि सागर और मेहिका एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अभय को थोड़ी हैरानी हुई कि घर में सिर्फ 2 लोग थे। आज सब लोग कहाँ गए हैं? अभय ने जमाई लेते हुए पूछा। मेहिका ने जवाब दिया, जोरा और विनी शॉपिंग करने के लिए गए हैं, अंकित और शुभम अभी तक वापस नहीं आए हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय ने अपना सिर हिलाया और नाश्ता करने के बाद जोगेश की गाड़ी लेकर गौतम से मिलने के लिए चला गया। यहीं दूसरी तरफ माको अपनी गैंग के खास मेंबर्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था और आने वाले सफर के बारे में डिस्कस कर रहा था। एक्शन एंजल से लेकर विपिन, छोटा रेड्डी और ईशानी, सभी लोग वहां पर मौजूद थे।
उस समय माको ने सभी के ओर देखा और चिल्लाते हुए बोला, क्या मुझे अब किसी को कुछ और बताने की जरूरत है? क्या सब लोग तैयार है इस मिशन है के लिए? उद्धरण चिन्ह। हाँ, हम सब तैयार है। एक साथ बहुत सारे लोग बोले। गैंग में बहुत से ऐसे लोग थे जो पहली बार सिन सिटी से बाहर जाने वाले थे। उनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला था। अचानक से विपिन सबके सामने खड़ा हुआ और माको से बोला, माको, क्या आपके और मित्तल परिवार के बीच में कोई दुश्मनी है? आपको तो पता ही होगा, वो कितने बड़े आदमी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माको को गुस्सा आ गया, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं किससे सामना करने जा रहा हूं और हाँ, जिसे हमारे साथ जाना है, वो बिना डरे हमारे साथ चल सकता है और जिसको अपने सामने का दुश्मन दिखाई दे रहा है, वो डर रहा है तो रहने दे चलने को, मुझे बहादुरों की फौज चाहिए, डरपोक लोगों की नहीं। उद्धरण चिन्ह। माको की बात से साफ जाहिर था कि वो मित्तल परिवार के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता था। गौतम से मिलने के बाद अभय जब वापस घर आया तो उसने देखा कि वहां माको के साथ साथ दिवाकर सेठ भी बैठा हुआ था। दिवाकर सेठ बहुत एक्साइटेड था सिन सिटी से बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसे ये उम्मीद है कि वो बाहर जाकर सिंगल से रिलेशनशिप में आ जाएगा। उसे यकीन था कि बाहर जाकर उसे कोई सुंदर लड़की जरूर मिलेगी। माको ने अभय को ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी और फिर वो अपने घर के लिए निकल गया था। अगले 2 दिनों में अभय और उसके साथियों ने सामान की पैकिंग की, जिससे जिससे उन्हें मिलना था वो सब मिले। अभय लगातार गौतम से भी मिलने गया था क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि वो दोबारा कब वापस आएगा। अंकित और शुभम आधे से ज्यादा वक्त माको के घर में बिता रहे थे। बीच बीच में शुभम रुबीना की मेड से मिलने के लिए चला जाता था। उसे वो पसंद थी। कब सबके 2 दिन बीत गए, मालूम ही नहीं पड़ा। आज सुबह लीलावती अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर एक आदमी से बात कर रही थी। वो आदमी लीलावती का रिश्तेदार था। लीलावती को अपना घर किसी को रेंट पर देना था, तो उसने ये घर अपने भरोसेमंद रिश्तेदार को दे दिया। आखिरकार उसके घर में एक वाटर हीटर, सोफा के साथ साथ हर वो सामान था जो एक घर की जरूरत होती है, इसलिए लीलावती ये सब छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए था उसके पीठ पीछे उसके घर का ख्याल रख सके। जोगेश जो सुबह बिल्कुल एक्साइटेड होकर जगा था, जैसे जैसे उसका शहर छोड़ने का वक्त नजदीक आ रहा था, उसकी आंखें थोड़ी सी नम होती जा रही थी। वो इसी शहर में बड़ा हुआ था। उसकी इस शहर से बहुत सारी यादें जुड़ी थी। जोगेश के घर के बाहर देखते देखते अनगिनत कार्स की लाइंस लगनी शुरू हो गई थी। अभय के पड़ोस में बाबा बिंदास अपनी पोती सावित्री के साथ बैठे हुए थे। सावित्री की आंखों में आंसू थे। रो मत सावित्री बेटे, तुम्हें जिसका इंतजार था वो दिन आ गया है, अब जाओ अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जियो। बाबा बिंदास मुस्कुराते हुए बोले, और हाँ, हम फ्यूचर में भी एक दूसरे से मिलेंगे, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले सावित्री कुछ और बोलती, बाबा बिंदास अपनी कुर्सी से उठ गए और बाहर देखते हुए बोले, चलो अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। अच्छा, एक बात याद रखना, अभय की बात सुनती रहना, वो तुम्हें कभी मुसीबत में नहीं डालेगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर बाबा बिंदास घर से बाहर निकल गए। अभय ने बहुत ध्यान से बाबा बिंदास को घर से बाहर आते हुए देखा, लेकिन वो उसे कुछ बोला नहीं। जब सावित्री बाहर आई तो अभय ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो कार में बैठो, अपनों से दूर जाने का वक्त आ चुका है। सावित्री ने अपना सिर हिलाया और जोगेश के परिवार के साथ जाकर बैठ गई। सभी लोग एक साथ शिमला रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। तकरीबन 2 घंटे बाद सारी कार्स एक साथ रेलवे स्टेशन के बाहर रुकी। उधर मौजूद आम पब्लिक इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर चौंक गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके सामने चल क्या रहा है। कुछ लोगों को तो ये किसी फिल्म की शूटिंग की तरह लग रहा था। उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। अभय जब रेलवे स्टेशन के अंदर गया तो उसने देखा कि उधर पहले से ही 4 ट्रेन्स खड़ी थी।
वहां पर माधवन और बख्तावर पहले से ही मौजूद थे। अभय सीधा उनकी तरफ निकल गया। अभय को देखते ही बख्तावर चिढ़ते हुए बोला, अभय तुम्हारा सारा काम करवा दिया है मैंने, खाने से लेकर सबका स्टे, सब कुछ अरेंज हो गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अभय मजाकिया अंदाज में बोला, क्या बात है बख्तावर, अगर आज तुमने हमारी इतने अच्छे मन से मदद नहीं की होती तो हमारा क्या होता। बख्तावर जहरीली मुस्कान के साथ बोला, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें दोबारा कभी मेरी हेल्प करने की जरूरत ना पड़े। अभय मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। ठीक उसी वक्त माधवन सीरियस होकर बोला, अभय अशनीर की मौत ने चारों तरफ हंगामा फैला दिया है। हमेशा होश में रहना क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। तुम धोखे की उम्मीद कहीं से भी कर सकते हो, मित्तल परिवार तुम्हें इतनी आसानी से अपने करीब नहीं पहुंचने देगा। मैं ध्यान रखूंगा इस बात का माधवन, मैं जरूर ध्यान रखूंगा। अभय डिटर्मिन्ड होकर बोला। माधवन फिर मुस्कुराया और अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जल्दी मिलते हैं अभय, और हाँ अपनी इस लड़ाई को सिर्फ लड़ाई की तरह मत देखना, ये लड़ाई सिर्फ पावर के लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए है। जो जीतेगा उसका फ्यूचर होगा, जो हारेगा वो नर्क जाएगा। तुम्हारी और मित्तल परिवार कहानी में जीतने वाला हीरो बनेगा। उद्धरण चिन्ह। अभय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। इससे पहले अभय कुछ भी बोलता, माधवन ने अपने जेब से एक लेटर निकाला और अभय को देते हुए बोला, अभय ये लेटर मेरे भाई को दे देना, वो मसूरी में रहता है और तुम उससे मिल चुके हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अभय हैरानी के साथ बोला, तुम्हारे भाई का नाम क्या है। मेरे भाई का नाम दिलावर है। माधवन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। दिलावर का नाम सुनकर अभय को थोड़ी सी हैरानी हुई। वो दिलावर और मोहित दत्ता से इतनी बार मिला था लेकिन उसने कभी भी दिलावर के मुंह से ये नहीं सुना था कि उसका कोई भाई भी है। अभय को माधवन हमेशा से मिस्टीरियस आदमी लगता था, उसके बारे में ज्यादा किसी को कुछ मालूम भी नहीं था। अचानक से दोनों को एक आवाज सुनाई दी, हम कितने बजे निकलने वाले हैं अभय। अभय और माधवन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने ब्लैक ड्रेस पहने रुबीना खड़ी थी, उसके चेहरे पर आज अलग सा ग्लो था। कुछ देर में हमारा सफर शुरू होने वाला, अभय बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला। उसके बाद रुबीना वहां से बिना कुछ बोले चली गई। सभी लोग ट्रेन के अंदर बैठ चुके थे। अभय ने माधवन से हैंड शेक करते हुए कहा, तुम्हारी और मेरी किस्मत दोबारा किस रास्ते में जुड़ेगी वो देखना मजेदार होगा। जल्दी मिलते हैं माधवन। उद्धरण चिन्ह। उसी समय बख्तावर वहां पर आ गया और ट्रेन की तरफ देखते हुए बोला, अभय मैं तुम्हें सीधा मुंबई में मिलूंगा, एक आखिरी गुड बाय बोलने के लिए। उद्धरण चिन्ह। बख्तावर अभय का जवाब सुनने के मूड में नहीं था, वो वहां से चला गया। अभय माधवन से गले मिला और फिर ट्रेन की तरफ निकल गया। माधवन अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सिर्फ अभय को ट्रेन में बैठते हुए देख रहा था। जैसे ही चारों ट्रेन ने शिमला के सुंदर पहाड़ियों से अपनी जर्नी शुरू की, वैसे ही अभय और उसकी पूरी गैंग में खुशी की लहर फैल चुकी थी। सब बहुत खुश थे। जब सुरंगों और पुलों के बीच से ट्रेन गुजरती तब सभी लोग अपनी आंखें बड़ी करके बाहर के नज़ारे को देखकर खुश होते। बहुत से लोग घर का बना खाना लाए थे जो सब एक साथ बैठकर खा रहे थे। सबका ये सफर कहानी के नए चैप्टर की तरह आगे बढ़ रहा था। हर चैप्टर में उन्हें कुछ नया देखने और सीखने को मिलता। हलचल भरे कस्बों और शहरों से गुजरती हुई चारों ट्रेन उनकी कहानी का हिस्सा बनते जा रहे थे। 20 घंटे सफर करने के बाद सभी लोग मुंबई पहुंच गए और फिर वहां से क्रूज की तरफ निकल गए। अभय जब मुंबई के पोर्ट पर पहुंचा तब उसने देखा कि उधर पहले से ही बख्तावर के 2 क्रूज खड़े थे। दूर से ही उनमें से रईसी की खुशबू आ रही थी। बख्तावर और उसके आदमी भी वहां पर मौजूद थे। अभय की पूरी गैंग धीरे धीरे दोनों क्रूज के अंदर जाने लगी। जिस वक्त सभी लोग चेक इन कर रहे थे, उस वक्त अभय और बख्तावर दूर खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। बख्तावर अपने सिगार को फूंकते हुए अभय से चिढ़कर बोला, अभय मुझे नहीं पता है नाइट फाइटर नंबर 69 के बारे में, तुम मुझसे हर बार लापता लोगों के बारे में क्यों पूछते हो? तुम्हें मैं स्ट्रीट का किडनैपर लगता हूं क्या? किडनैपर तो नहीं हो लेकिन उसकी मदद करने वाले तो हो सकते हो ना।
अभय हल्की मुस्कान के साथ बोला। बख्तियार शांत था। वो अभय से गुस्से में बात करना चाहता था, उसके अंदर के गुस्से का लावा फूट रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोला। अभय बख्तावर की सिचुएशन समझ पा रहा था, इसलिए वो जानबूझकर उसे और गुस्सा दिलाने वाली बातें कर रहा था। जाने से पहले अभय बख्तावर से शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें अगर नाइट फाइटर 69 के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना, मैं तुम्हें स्पेशल थैंक यू नोट भेजूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर अभय वहां से चला गया। वो जब क्रूज के अंदर गया तो उसने देखा कि उसके क्रूज में 5 फ्लोर्स थे। रुबीना के सारे आदमी पहले और दूसरे फ्लोर पर थे, उसके ऊपर वाले फ्लोर्स पर अभय और उसकी पूरी टीम थी। क्रूज के अंदर एक बहुत ही आलीशान रेस्टोरेंट बना हुआ था, उसके अंदर अभय, मेहिका, विनी, जोरा, अंकित और शुभम बैठकर बातें कर रहे थे। कुछ देर के बाद उनके बीच में रुबीना आकर बैठ गई। सब एक दूसरे की बातें कर रहे थे। बातों के दौरान जब शुभम ने बख्तावर का नाम लिया तो रुबीना गुस्से में बोली, बख्तावर जैसा आदमी मरते दम तक कभी नहीं सुधर सकता, उस पर भरोसा करना मतलब जहरीले सांप को दूध पिलाने जैसा है। जब सबने रुबीना को बख्तावर का नाम सुनते ही आग बबूला होते देखा तो वो समझ गए थे कि रुबीना को बख्तावर से बहुत ज्यादा नफरत थी। उसी वक्त मेहिका धीमी आवाज में रुबीना से बोली, रुबीना तुम इतने साल से यहाँ पर हो, क्या तुम्हें कभी माधवन के बारे में कुछ पता चला है? वो जब से आया है, एक पहेली बनकर हमारे साथ रहा है। रुबीना सीरियस होकर बोली, पूरे सिन सिटी में माधवन ही एक ऐसा आदमी है जो कभी भी एक शहर से दूसरे शहर जा सकता है। मैंने सुना था कि जब माधवन 16 साल का था तब वो सिन सिटी आया था, तब उसने ना जाने क्या किया है कि बख्तावर भी उससे डरने लगा था। ये सुनकर सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। वहीं दूसरी तरफ बख्तावर अपनी कार के अंदर बैठा हुआ था। बख्तावर गुस्से में अपने लेफ्ट हैंड में बने लोटस के टैटू को देखते हुए बोला, हम अकेले नहीं चलते, हम अपनी बंदूकें अपनी साथ लेकर चलते हैं। कायदा कानून तोड़ना काम है हमारा। अभय यू विल डाई सून। बख्तावर अपने हाथ में बने लोटस के टैटू देखकर जोर जोर से हंस रहा था। उस समय अभय अपने डेक पर खड़ा होकर चारों तरफ नीले समुद्र को देख रहा था और ठंडी सी हवा को अपने पूरे शरीर में महसूस कर रहा था। कुछ देर के बाद वहां पर क्रूज का कैप्टन आया और वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सो हमें पहुंचने में 10 दिन लगेंगे। हमारे पास खाना 7 दिनों का है, बाकी के 3 दिन के खाने के लिए हम सबको एक आइलैंड पर रुकना होगा। उद्धरण चिन्ह। अभय ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, कोई बात नहीं, हम वहां रुक जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस आइलैंड में हम रुकेंगे, उधर समुद्री लुटेरों का आना आम बात है। आमतौर पर जब हम उस रास्ते जाते हैं तो उन्हें बाईपास करते हैं, लेकिन 4000 लोगों का खाना हमें सिर्फ उसी आइलैंड से मिल सकता है जहां पर समुद्री लुटेरे भी आते हैं। कैप्टन घबराई हुई आवाज में बोला, समुद्री लुटेरे? अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये बहुत मजेदार बात है। मुझे याद है जब मैंने आखिरी बार समुद्री लुटेरों का सामना किया था तब मैंने उन्हें ऐसा सबक सिखाया था कि उन्हें पानी का रंग भी उनके चेहरे की तरह लाल दिखने लगा था। तुम फिक्र मत करो कैप्टन, हम साथ मिलकर सब देख लेंगे। उद्धरण चिन्ह। अभय की बात सुनकर कैप्टन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। जब चारों ओर समुद्र के अलावा और कुछ नहीं था, तब अभय अपनी नजर से आसमान की तरफ देख रहा था। कभी उसकी नजर कभी नीले समुद्र की तरफ जाती तो कभी आसमान की तरफ। उसे अंदर से शांति का एहसास हो रहा था। बहुत सारे लोग क्रूज में बने बड़े से कसीनो में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे तो कुछ लोग उधर के बार की बेस्ट ड्रिंक्स के मजे ले रहे थे। केवल अभय और रुबीना एक जगह पर अकेले बैठे हुए थे और इस सफर को एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर शांत रहने के बाद अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वैसे आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आप सिन सिटी छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। आप मुझे सच बता सकती हो, क्या है आपका असली रीजन यहाँ से जाने का? मैं एक जगह फंस कर नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे पूरी दुनिया देखनी है। रुबीना ने धीमी आवाज में जवाब दिया।
अभय ने रुबीना के इस जवाब पर विश्वास नहीं किया। उसने रुबीना की तरफ दोबारा देखा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, रुबीना, अब हम एक टीम है और टीम में झूठ नहीं चलता। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मुझे बताना होगा कि क्या है वो रीजन जिसकी वजह से तुम सिन सिटी छोड़ना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। आप पहले मित्तल परिवार को खत्म कीजिए। इन सब के दौरान मैं आपके साथ रहूंगी। एक बार आपका मैटर खत्म होगा तो मैं आपको अपनी सच्चाई भी बता दूंगी। रुबीना मुस्कुराते हुए बोली। अभय ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है रुबीना। अगर ये नहीं होता तो शेर कुत्ता बन जाता है और भरोसा हो तो कुत्ता शेर बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ये भरोसा ना हो तो अच्छी से अच्छी टीम की नींव टूट जाती है। उद्धरण चिन्ह। अभय की बात से रुबीना को अच्छे से समझ में आ गया था कि अभय उसकी सच्चाई जानना चाहता था। रुबीना शांत रही और फिर कुछ देर सोचने के बाद हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अभय, मैं तुम्हारे भरोसे की डोर टूटने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें आज अपनी कहानी बताऊंगी। तुम्हें मेरे बारे में आज सब पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह। उस समय अभय खुश हुआ। उसने मुस्कुराती हुई आंखों से रुबीना को देखना शुरू कर दिया। रुबीना ने लंबी सांस ली और फिर सीरियस होकर बोली, ये लगभग 40 साल पहले की बात है। मेरा परिवार शिमला का सबसे अमीर परिवार में से एक था। मेरे पापा ने अनजाने में एक बिजनेसमैन को नुकसान पहुंचा दिया था, जिसके बदले में उसने मेरे पूरे खानदान को खत्म करवा दिया। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते बोलते रुबीना की आवाज में दर्द झलकने लगा था। वो आगे बोली, मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं उस दिन घर पर नहीं थी और मैं बच गई। मुझे सिन सिटी के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं मालूम था। मैं अनजाने में सिन सिटी आ गई। मैं सबसे डर कर रहने लगी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप का कातिल चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। रुबीना ने फिर आसमान की ओर देखा और बोली, मुझे सिन सिटी में ये पता चला कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे लोगों को खत्म करना होगा या फिर सर्वाइवल की सारी हदें पार करनी होगी। मैंने सब कुछ किया, खुद को सबसे बचाया, जरूरत पड़ने पर सबको मारा भी, और ये सब मैं इसलिए कर रही थी कि मैं उस आदमी को ढूंढकर मार सकूं, जिसने मेरे परिवार को खत्म किया है। उद्धरण चिन्ह। रुबीना की बातें अभय बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। मैंने जब सिन सिटी में अपनी मेहनत और चालाकी से खुद की गैंग खड़ी की तब मैंने बख्तावर को सिन सिटी से बाहर जाने की बात कही थी, लेकिन उसने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया। रुबीना गुस्से में बोली। ये सुनकर अभय हैरानी के साथ बोला, बख्तावर ने तुम्हें मना क्यों किया? रुबीना ने जवाब दिया, सिन सिटी में लोग आते अपनी मर्जी से थे मगर जाते सिर्फ बख्तावर की मर्जी से हैं। बख्तावर ने मुझे चैलेंज किया कि अगर मुझे सिन सिटी छोड़कर जाना है तो मुझे उसको हराना होगा, जो मैं नहीं कर सकती थी। मैं बख्तावर को नहीं हरा सकती थी। उद्धरण चिन्ह। रुबीना की सारी बातें सुनने के बाद अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, रुबीना, जिस आदमी ने आपके परिवार को खत्म किया है, क्या वो अभी भी जिंदा होगा? रुबीना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अगर वो मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो जिंदा है तो मैं उसे ढूंढकर खत्म करूंगी। उद्धरण चिन्ह। अभय ने फिर दोबारा कुछ भी नहीं बोला। रुबीना भी उसके बाद शांत रही। तकरीबन आधे घंटे के बाद रुबीना अपने कमरे के अंदर चली गई। अगले कुछ दिन बहुत शांति से बीते। दोनों क्रूज अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थे। अभय ने अपना मोबाइल फोन और सिम दोनों बदल लिए थे, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे। बहुत सारे लोग जो शुरुआत में बहुत चाव से कसीनो जाया करते थे, वो अब अपने कमरे में बैठकर बोर हो रहे थे। उन्होंने हर वो काम कर लिया था जिससे उनका टाइम पास होता था। इंतजार करते करते कब 7 दिन बीत गए, मालूम ही नहीं पड़ा। आज सबको मालूम था कि क्रूज एक आइलैंड पर रुकेगी, इसलिए सभी बहुत एक्साइटेड ज्यादा थे। अंकित जब शुभम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था तब वो शरारती मुस्कान के साथ बोला, आज इतने दिनों के बाद जमीन देखने को मिलेगी, मजा आएगा। हम बहुत सारे नारियल तोड़ लेंगे, वहां पर घूमेंगे भी। ठीक उसी वक्त कैप्टन वहां पर आ गया और अभय की तरफ देखकर बोला, सर, हम 1 घंटे के अंदर आइलैंड पहुंचने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय धीमी आवाज में बोला, ठीक है, आप सबको कितना टाइम लगेगा, हम कितनी देर के लिए रुकेंगे वहां? उद्धरण चिन्ह।
हम 4 घंटे के लिए रुकेंगे सर। कैप्टन की बात सुनकर अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ओके, तब तक मैं और मेरे कुछ दोस्त नीचे जाएंगे, हमें आइलैंड को एक्सप्लोर करना है। उद्धरण चिन्ह। आप और आपके दोस्त नीचे जा सकते हैं सर, लेकिन सबको लेकर मत जाना आप। हमें समुद्री लुटेरे भी दिख सकते हैं। अगर वो आ गए तो उन्हें संभालने के लिए क्रूज में लोगों का होना जरूरी है। कैप्टन घबराई हुई आवाज में बोला। अभय अपनी हामी भरते हुए बोला, सही कह रहे हो तुम कैप्टन, मैं इसके बारे में माको से बात करता हूँ। वो अपने आदमियों को समझा देगा कि उसकी परमिशन के बिना कोई भी नीचे नहीं उतरेगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है सर। कैप्टन ने तुरंत जवाब दिया और फिर वहां से चला गया। शुभम और अंकित को समझ में आ गया था कि वो आइलैंड में किसी भी तरीके की शरारत नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट पर फोकस करना ज्यादा ठीक समझा। तकरीबन आधे घंटे बाद अभय को धीरे धीरे आइलैंड दिखाई देना शुरू हो गया था। समुद्र के किनारे एक छोटा सा टापू जिधर छोटे छोटे घर और कुछ होटल्स नजर आ रहे थे। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उस आइलैंड में बहुत सारे जहाज भी खड़े थे। उधर एक बहुत बड़ा जहाज रुका था, जिसका नाम सनशाइन था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे से आइलैंड में इतना बड़ा जहाज खड़ा होगा। शुभम हैरानी के साथ अभय से बोला। ये सुनकर अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आजकल छोटी छोटी जगहों पर ही बड़ी बड़ी बातें होती है। उद्धरण चिन्ह। वाह वाह वाह, क्या बात कही है बॉस, हमेशा की तरह मैं फिर से इम्प्रेस हो गया आपसे। शुभम मुस्कुराते हुए बोला। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया, वो मुस्कुराते हुए सिर्फ आइलैंड की तरफ देख रहा था। जैसे जैसे उनका क्रूज आइलैंड के नजदीक पहुंच रहा था, वैसे वैसे समुद्र की लहर तेज होने लगी थी। सूरज की किरणें सीधा सबके माथे को चूमने लगी थी। उस दिन बहुत ज्यादा धूप निकली हुई थी। कुछ देर के बाद दोनों क्रूज रुके। अभय और उसके साथी आइलैंड में घूमने के लिए एक्साइटेड थे। अभय ने सबकी तरफ देखा और एक्साइटेड होकर बोला, चलो दोस्तों नीचे चले और इस आइलैंड के बारे में कुछ जाने। हमारी आंखें अब कुछ वक्त के लिए हमारा मैप होंगी और हमारी हिम्मत हमारी साथी। उद्धरण चिन्ह। दोनों क्रूज वहां पर रुक गए। अभय के क्रूज का कैप्टन सबसे पहले उतरकर नीचे लोगों से बात करने गया। माको अपने कुछ साथियों के साथ नीचे उतरने लगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई हथियार नहीं रखे थे। वो समुद्री लुटेरों का इलाका था और हथियार देखकर वो लोग उन्हें दुश्मन समझ सकते थे। अभय जब उतरकर नीचे आया तो उसने देखा कि किनारे पर काफी लोग खड़े थे। उनकी स्किन सन और रेन में खुले में रहने के कारण काली पड़ गई थी। अभय ने नोटिस किया कि सबने गन्स पकड़ी हुई थी। वो लोग मेहिका, जोरा, विनी और रुबीना को बड़े ध्यान से देख रहे थे। कुछ लोग तो सीटी बजाने लगे थे। उनके बिहेवियर से रुबीना का मूड खराब हो गया था। सिन सिटी में किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसके साथ ऐसी बदतमीजी करे। उसने कठोरता से पूछा, क्या मैं इन्हें मार सकती हूँ? बाकी लोग ये सुनकर शॉक्ड थे। तभी अंकित तुरंत बोला, शैडो गर्ल, अब तुम इतनी खूबसूरत हो, तो कोई करे तो क्या करे? तुम्हें तो इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए। अब बताओ, तुम कहीं मार्केट या कहीं पब्लिक प्लेस में गई और लोग तुम्हें टीज करने लगे तो क्या वहां भी लोगों को मारना शुरू कर दोगी? रुबीना ने अंकित की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहा, आई थिंक उन लोगों से पहले तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। उन्हें एक दूसरे को टीज करते देख अभय के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। रुबीना उसके टीम मेंबर्स के साथ कंफर्टेबल होने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन विराट अभी भी अपने आप में और अपनी शराब में मस्त रहता था। वो अभी बाकी लोगों के साथ नीचे नहीं आया था। तभी कैप्टन वापस आया और बोला, वो लोग मान गए। अचानक ही कुछ आदमी मेहिका, जोरा, रुबीना और विनी को घेरने लगे। चारों लड़कियां बहुत गुस्से में आ गई थी। उनमें से एक ने जब विनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो विनी ने उसे पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट पर इतनी जोर से लात मारी कि वो आदमी जोर से चीखते हुए नीचे गिरा। आह! वहां खड़े बाकी लोगों ने तुरंत लड़कियों की तरफ गन पॉइंट कर ली। अभय की भौहें तंग गई थी। वो एक्शन लेने ही वाला था कि कैप्टन ने अचानक ही समुद्री लुटेरे के लीडर को किसी अजीब भाषा में कुछ कहा और
पायरेट लीडर ने तुरंत चिल्लाकर अपने लोगों को उसी अजीब भाषा में ऑर्डर दिया। तब सभी लोगों ने गन नीचे कर ली। अभय ने क्यूरियसली कैप्टन से पूछा, तुमने उससे क्या कहा? मैंने कहा कि अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो हम तुमसे कुछ नहीं खरीदेंगे, बल्कि इसके बाद वाले आइलैंड पर जाएंगे। कैप्टन मुस्कुराते हुए बोला, पैसे की खातिर वो कॉम्प्रोमाइज करने तैयार हो गया। तभी उनके लीडर ने कैप्टन से साथ चलने के लिए कहा। वो लोग लीडर के पीछे जा रहे थे कि तभी जोरा ने अभय के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, वो उधर देखो। अभय ने जोरा के पॉइंट किए हुए डायरेक्शन की तरफ देखा तो वहां एक लग्जरी क्रूज था और वहां पर कुछ समुद्री लुटेरे पहरा दे रहे थे। अभय भान चढ़ाते हुए बोला, आई थिंक इन लोगों ने ये क्रूज हाईजैक कर लिया है। पास ही चल रहे अंकित ने कहा, अगर ऐसा है तो वो लोग हमारे शिप पर भी धावा बोल सकते हैं। अभय मुस्कुराते हुए बोला, अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत रिग्रेट करेंगे। बातें करते हुए वो लोग एक छोटे से टाउन में आ गए। वहां पूरे रास्ते पर धूल मिट्टी थी और सड़क के किनारे सिंपल बिल्डिंग्स थी। वहां के लोग अभय और उसके ग्रुप को बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। अभय को उन पर थोड़ा शक हुआ तो अभय ने शिप के कैप्टन मोहनीश से पूछा, ये लोग मुझे सिंपल समुद्री लुटेरे तो नहीं लग रहे? मोहनीश बोला, मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसके पहले बस एक बार ही मैं सप्लाईज के लिए आया हूँ। और अभी ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? अभय ने पूछा। अपने बॉस के पास सप्लाईज की डील करने। मोहनीश ने आगे पूछा, तुम लोगों ने कार तो रखा है ना? अभय ने हाँ में सर हिलाया। इसी बातचीत के दौरान वो लोग टाउन के हायर पार्ट में पहुंच गए थे। वहां के घर पहले के घरों के मुकाबले बड़े बड़े बैंगल थे। अभय ने देखा कि सबसे लग्जूरियस विलर के सामने गेट पर कुछ लोग बिना शर्ट के कंधे पर बड़ी बड़ी बंदूक टंगे खड़े थे। गेट के अंदर दो लाइन में वैसे ही कुछ लोग हथियार लेकर खड़े थे। यहाँ तो काफी टाइट सिक्योरिटी है, शुभम धीरे से बोला। अंदर जाने के बाद कॉरिडोर से गुजरते हुए वो लोग एक कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने पहुंचे। बंगलो के अंदर काफी कम लोग थे। कॉन्फ्रेंस हॉल में अंदर जाने से पहले मोहनीश ने बाकी लोगों को समझाते हुए कहा, अंदर अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखना, इनके पास बहुत डेंजरस हथियार है। माना तुम लोग बहुत पावरफुल हो, लेकिन इन्हें भी कम मत समझना। इन लोगों ने इलीगल हथियारों का इतना बड़ा अड्डा बनाया है, लेकिन कोई इनका कुछ नहीं कर पाया। अभय बस जवाब में मुस्कुराया और बाकी लोग भी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। हॉल में अंदर टेबल के ऑपोजिट साइड में टाइगर लेदर का सोफा था, जिसमें एक करीबन 40 साल का ब्रिटिश आदमी बैठा था। उसने वाइट कलर का कोट पैंट पहना हुआ था। उसके पास एक ब्लैक स्टिक थी जिसके ऊपर डायमंड लगा हुआ था। उसके सामने टेबल पर कई तरह की गन्स और पिस्टल रखी हुई थी और टेबल के दोनों तरफ अलग अलग कंट्रीज और ओरिजिन के लोग बैठे थे। अंकित को लग्जरी ब्रांड्स का काफी शौक था, इसलिए उस ब्रिटिश आदमी के कपड़े और घड़ी देखकर वो हैरानी से बोला, बॉस, ये आदमी तो ऊपर से लेकर नीचे तक ब्रांड है। उस ब्रिटिश आदमी ने उसकी बात सुन ली और गुस्से में अजीब भाषा में चिल्लाया, लेकिन अंकित हैरानी से बोला, ये कौन सी अफलातूनी लैंग्वेज है? मोहनीश ने हेल्पलेसली कहा, वो तुम्हें चुप रहने के लिए कह रहा है। मोहनीश के साथ जो लीडर आया था वो तेजी से ब्रिटिश आदमी के पास गया और फुसफुसा कर कुछ बोला। उसकी बात सुनकर ब्रिटिश आदमी ने अभय और बाकी लोगों को बड़े इंटरेस्ट से देखा। उसने अपना हाथ उठाकर इशारा किया और बहुत से लोग गन लेकर आए और टेबल पर बैठे लोगों को इशारे से चलने के लिए बोले। वो लोग कांपते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए और वहां से बाहर निकल गए। उनके जाते ही ब्रिटिश आदमी सामने पड़ी एक गुन को इंटरेस्ट से टेबल पर घुमाने लगा और टूटी फूटी हिंदी अपनी इंग्लिश टोन में बोला, तुम यहाँ सप्लाईज खरीदने आया है, लेकिन हमारा प्राइस बहुत हाई है। अभय ने कैप्टन को इशारा किया और कैप्टन एक नोटबुक लेकर ब्रिटिश आदमी के सामने गया। ब्रिटिश आदमी ने नोटबुक देखी और सप्लाईज की लिस्ट पढ़कर हैरानी से बोला, सो मैनी, गुड डील। ये कहते हुए उसने नोटबुक पास ही खड़े चश्मे पहने हुए आदमी की तरफ फेंक दी। उस आदमी ने तुरंत आगे बढ़कर नोटबुक पकड़ ली और अंदर लिस्ट पढ़ने लगा।
तब ब्रिटिश आदमी बोला, पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। ये सुनकर मोहनीश धीरे से अभय के कान में फुसफुसाते हुए बोला, हमने पिछली बार जो सप्लाईज ली थी, उसके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट 50 करोड़ हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अभय हैरान था। ये तो बाहर से 10 गुना ज्यादा रेट था। वैसे तो उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उसे बेवकूफ बनने का भी शौक नहीं था। हालांकि अभी इतने पैसे देने के अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी। तभी उस ब्रिटिश आदमी ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, प्लीज फील फ्री टू सिट, आई एम डैनियल, लोग मुझे ओशन किंग भी कहते हैं। ये पूरा मेरा एरिया है। उद्धरण चिन्ह। अभय और बाकी लोग बैठ गए। डैनियल की आंखें बार बार मिहिका, जोरा और बाकी लड़कियों पर थी। उसकी आंखों में हवस देखकर अभय और बाकी लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था। तब अभय दबंग आवाज में बोला, आंखों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नजर घुमाकर इधर देखकर बात करो। डैनियल ने भान चढ़ाकर अभय की घूरते हुए देखा, फिर अचानक ही पागलों की तरह हंसते हुए ब्रिटिश टोन में बोला, हा, बहुत दिनों बाद ऐसी रेयर ब्यूटीज देखी, तो आइज को कंट्रोल नहीं कर पाया, इट्स माय फॉल्ट। करीबन 10 मिनट बाद चश्मे वाला आदमी वापस आया और धीरे से डैनियल के कान में कुछ बोला। डैनियल ने फिर अभय की तरफ देखकर कहा, 50 करोड़। उद्धरण चिन्ह। अभय इतना प्राइस सुनकर नाखुश था, लेकिन वो आइलैंड के लोगों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था। उसे जल्द से जल्द फैंटम फॉरेस्ट पहुंचना था। अभय ने जोरा से बैंक कार्ड निकालने के लिए कहा। डैनियल ने जैसे ही जोरा के हाथ में डायमंड कार्ड देखा, हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, रॉयल बैंक का डायमंड कार्ड। तुम लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं हो सकते। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने कार्ड स्वाइप किया और पेमेंट के बाद कार्ड लौटाते हुए बोला, तुम लोग कहां से आया है और कहां जाने का प्लान है? अभय ये सुनकर बोला, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ तुमसे ट्रेडिंग करने आए थे बस। उद्धरण चिन्ह। अभय ने फिर अचानक कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूँ। अगर तुम भी मुझे एक आंसर दो तो वो पोर्ट में एक और क्रूज खड़ा है, जहां तुम्हारे लोग पहरा दे रहे हो। वो भी यहाँ सप्लाईज के लिए आया है, या तुमने उन्हें बंदी बना लिया है? ये सुनते ही एक पल के लिए डैनियल के चेहरे पर गुस्सा नजर आया, लेकिन दूसरे ही पल वो मुस्कुराते हुए बोला, जैसा तुमने अभी कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अभय यही जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। डैनियल अपने एक आदमी से बोला, इन्हें वेयरहाउस ले जाओ और सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करो। अभय और बाकी लोगों ने आगे कुछ नहीं पूछा और डैनियल के आदमी के पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ गए। लेकिन मिहिका को महसूस हुआ कि डैनियल उसे ऐसे देख रहा था जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। बाहर आने के बाद मोहनीश अभय और बाकी लोगों से बोला, मिस्टर अभय, प्लीज यहाँ के लोगों को प्रवोक मत कीजिए। मैंने अंदर जाने से पहले भी आपको समझाया था। यहाँ का काम खत्म करके हमें निकलना भी है। अभय ने हाँ में हिलाते हुए कहा, मैं लोगों को नहीं, वो मुझे प्रवोक करते हैं। अब सोए हुए शेर को जगाएंगे तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। बंगले के बाहर माको और उसके साथी खड़े थे। मोहनीश डैनियल के आदमी के पीछे उन्हें वेयरहाउस ले गया। वही अभय और बाकी लोग वापस क्रूज की तरफ जाने लगे। रास्ते में शुभम बोला, बॉस आपको क्या लगता है? वो क्रूज देखने में लग्जूरियस था, उसमें जो लोग होंगे वो रिच होंगे। आई थिंक इन लोगों ने उस क्रूज को हथिया लिया है। उद्धरण चिन्ह। अभय अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये लोग हमें भी आसानी से जाने देंगे? शुभम आगे एक्साइटेड होकर बोला, तो फिर बॉस, क्यों ना हम लोग इनसे पहले इन पर हमला कर ले? हमारे पास 4000 से ज्यादा लोग हैं, इन्हें हैंडल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या बोलते हो बॉस? अभय मुस्कुराते हुए बोला, सिन सिटी में इतनी फाइट के बावजूद तुम्हारा मन नहीं भरा? तब अंकित शुभम के कंधे पर हाथ डालकर हंसते हुए बोला, आदत से मजबूर है बॉस, ऐसे क्रिमिनल्स को देखते ही पिटाई करने का मन करता है। अभय और बाकी लोगों के जाने के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ लोग आए और उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर डैनियल से बोला,
बॉस, मैंने सभी लार्ज स्केल क्रूज प्रोडक्शन कंपनी से पूछा, लेकिन उन दोनों शिप्स के बारे में कोई डिटेल्स नहीं मिली। थिंक किसी नए बिजनेसमैन का क्रूज होगा, जो पहली बार समंदर में उतरा है। क्रूज में और कौन कौन है? और उनके पास कोई वेपन्स है? डैनियल ने ब्रिटिश टोन में पूछा। अंदर 4000 के करीब लोग होंगे, और हथियार तो हमें नहीं मिला, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेट्रो पार्टी चल रही है, उस आदमी ने कहा। डिनायल मॉक करते हुए बोला, रेट्रो पार्टी? उफ, दीज इंडियन रिच पीपल्स इतने बोरिंग है। जस्ट गो एंड कंट्रोल देयर शिप्स। और हाँ, वो 3 लड़कियां जो सबसे ब्यूटीफुल है, वो आज नाइट मेरे बेड पर होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। डैनियल की बात सुनकर वो आदमी एक्साइटेड होकर बोला, बॉस, आपके बाद हम उन लड़कियों के साथ मजे कर सकते हैं। डोंट योर डरे, वो सिर्फ मेरे लिए है। डैनियल गुस्से में बोला, अब जाओ, जाकर काम करो। डैनियल के गुस्से से घबराकर सभी लोग तुरंत कमरे से बाहर आ गए। उनके जाने के बाद डैनियल अपने होठ पर जीभ फेरते हुए बोला, आई एम लकी टुडे 3 हॉट लेडीज, वाओ। डैनियल की आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। वही अभय लौटते वक्त वहां के लोगों को देख रहा था। वहां के लोगों की हालत बहुत ठीक नहीं थी, खासकर बेचारी औरतों की। वो सब अभय और बाकी लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे शिकारी शिकार को देखता है। तभी अभय ने किसी लड़की की तेज आवाज सुनी, हेल्प, हेल्प। अभय और बाकी लोगों ने हैरानी से उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। उन्हें एक फ्लोरल ड्रेस में एक लड़की नजर आई, जो भागते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में धूल उड़ने की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आया, लेकिन उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके बाल और पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई थी। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं थी, और पैरों पर जगह जगह कट्स थे, जिनसे खून निकलकर सूख चुका था। उसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे थे। वो बहुत घबराई हुई भाग रही थी, और हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। अभय ने आसपास देखा और हैरानी से सोचने लगा, यहाँ के लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन्हें रोज ये नज़ारा देखने को मिलता है। उद्धरण चिन्ह। आइलैंड का कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं गया, बल्कि लोग तो चीयर करने लगे जैसे उन्हें सकस देखने को मिल रहा हो। उस लड़की के पीछे करीब दर्जन भर आदमी गन्स लेकर आ रहे थे। वो चाहते तो पल भर में लड़की को पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो एंजॉय करते हुए लड़की का पीछा कर रहे थे। वो लड़की बहुत डेस्परेट लग रही थी। जैसे ही उसकी नज़र अभय और बाकी लोगों पर पड़ी, उनके अलग से कपड़े और स्किन टोन देखकर वो समझ गई कि वो लोग आइलैंड के नहीं हैं। वो और तेजी से अभय और बाकी लोगों की तरफ ऐसे दौड़ी जैसे उसे जीने के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आए हो। वो लड़की दौड़ते दौड़ते अभय और टीम के सामने गिर पड़ी और घबराकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे बचा लो प्लीज।